गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक राजनीतिक समाजीकरण की उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है। और उपयोगिता और महत्व से पहले कल अपन ने राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, इस पर चर्चा करी। और सार रूप में हमने इस चीज़ को समझा कि राजनीतिक समाजीकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक समाजशास्त्री धारणा है। इसका लक्ष्य व्यक्तियों को शिक्षित करना और प्रशिक्षण देना जिससे वे राजनीतिक समाज के अच्छे सदस्य बन सकें। हर्बर्ट एच हाइमन ने इस धारणा का निर्माण करने का श्रेय प्राप्त किया। तो समाजीकरण से जो अभिप्राय है उस प्रक्रिया से है, उस प्रोसेस से है जिसके द्वारा एक समाज के लोग अपने मूल्यों, अपने विश्वासों, अपने आदर्शों और अपनी संस्कृति के लक्ष्यों के विषय को प्राप्त करते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से जुड़ते हैं। और इसी प्रकार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के लोग राजनीतिक वस्तुओं और कार्यों के प्रति अपने झुकावों को अपनाते हैं और सीखते हैं। ये प्रोसेस है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को बनाए और बदला जाता है। तो सीखने और ज्ञान प्राप्ति की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का नाम राजनीतिक समाजीकरण है। विशेषताएं में हमने देखा कि सीखने की प्रक्रिया है जो औपचारिक भी हो सकती है, अनौपचारिक भी हो सकती है, योजनाबद्ध भी हो सकती है और गैर योजनाबद्ध भी हो सकती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से, राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से एक व्यक्ति राजनीतिक संस्कृति को ग्रहण करता है। और अपन ने देखा कि राजनीतिक संस्कृति क्या है, व्यवस्था के प्रति लोगों के मूल्य, व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास, व्यवस्था के प्रति लोगों की सोच, उनके आदर्श, वो राजनीतिक संस्कृति है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनको हम राजनीतिक समाजीकरण की एजेंसियां कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति पहले परिवार में रहता है, फिर स्कूल शिक्षा ग्रहण करने जाता है, फिर किसी धार्मिक संस्था में जाता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के संपर्क में आता है। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं राजनीतिक समाजीकरण को बढ़ाने में। तो इस प्रकार राजनीतिक समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था के सक्रिय सदस्य बनने के लिए तैयार किया जाता है और प्रशिक्षित कहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग व्यवस्था से जुड़ें, अपनी भागीदारिता निभाएं। ये एक प्रक्रिया है राजनीतिक समाजीकरण की। अब जहाँ तक राजनीतिक समाजीकरण की उपयोगिता का प्रश्न है, आज समकालीन राजनीतिक विज्ञान में जो कंटेम्प्रेरी हमारा विषय राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक समाजीकरण को एक मुख्य धारणा माना जाता है, एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट हो गया है, जिसके आधार पर राजनीतिक वैज्ञानिक जो हैं राजनीतिक प्रक्रिया की प्रकृति का विश्लेषण व्यवस्थित ढंग से कर सकने के योग्य हैं। यदि हमें किसी व्यवस्था की प्रक्रिया का, राजनीतिक प्रक्रिया का, उसका विश्लेषण करना है तो हम किसके द्वारा करेंगे? राजनीतिक समाजीकरण में। ये इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति में लोग, और कौन से प्रश्न हैं? राजनीति में लोग किस प्रकार शामिल होते हैं, लोग अपनी राजनीतिक संस्कृति के मूल्यों को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, किस प्रकार राजनीतिक भूमिका निभाते हैं, किस प्रकार राजनीतिक कार्यकर्ता बनने के लिए किस प्रकार आगे आते हैं। ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने के लिए
राजनीतिक प्रक्रिया की प्रकृति का विश्लेषण करने के लिए राजनीतिक सामाजिकरण की अवधारणा को राजनीतिक वैज्ञानिक काम में लेते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता बनने के लिए किस प्रकार लोग सामने आते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। तो राजनीतिक सामाजिकरण वह साधन है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति को बनाए और परिवर्तित किया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति को बनाए और परिवर्तित किया जाता है। प्रोफेसर आमंडा पावेल ने कहा है, राजनीतिक स्थिरता और परिवर्तन के अध्ययन के लिए राजनीतिक सामाजिकरण का अध्ययन एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत आशावादी दृष्टिकोण है। यानी हमें किसी व्यवस्था की स्थिरता का और उसमें आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना है तो राजनीतिक सामाजिकरण के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो राजनीतिक सामाजिकरण का अध्ययन एक महत्वपूर्ण अध्ययन है और एक आशावादी दृष्टिकोण है। विभिन्न समकालीन समाजों में हो रहे परिवर्तनों के अध्ययन की आवश्यकता ने इस धारणा को और अधिक महत्वपूर्ण। आए दिन व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों के पीछे क्या कारण है, इन परिवर्तनों के पीछे कौन कौन से कारक हैं, इन सब का अध्ययन करने के लिए हम राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को काम में लेते हैं। नए देश में और जो संचार के साधनों में जो वृद्धि हुई और जो तकनीकी विकास में वृद्धि हुई ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र प्रभाव ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जिनमें कि झुकाव बनने वाले साधन अब पुराने उचित नहीं रहे। अब नए नए साधनों की बात की जा रही है। राजनीतिक सामाजिकरण के अध्ययन में व्यक्ति और व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार, व्यक्ति के मूल्य और क्रियाओं पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तत्वों का परीक्षण भी शामिल है। यह अध्ययन राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बीच संबंधों के अध्ययन, एक राजनीतिक व्यवस्था में निरंतरता चलती रहने वाली रूपांतरण और एकीकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण करने में हमारी सहायता करता है। अर्थात जो सामाजिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन चलता है, अंतःक्रिया चलती है। इन दोनों के बीच जो अंतःक्रिया चल रही है, तो हमको यदि उसको पढ़ना है, समझना है, तो हम किसको काम में लेंगे, कौन सा साधन काम में लेंगे? राजनीतिक सामाजिकरण। कि किस तरह से सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के बीच अंतःक्रियाएं चल रही हैं, हम इसका परीक्षण करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को काम में लेंगे। वास्तव में ये एक लाभप्रद अवधारणा बनी है जिसने राजनीतिक प्रक्रिया का वास्तविक, आनुभविक और व्यापक विश्लेषण करने के लिए राजनीतिक वैज्ञानिकों की बहुत हेल्प करी, बहुत सहायता करी है। कि इस प्रक्रिया के द्वारा ही राजनीतिक वैज्ञानिक जो है वो राजनीतिक प्रक्रिया का वास्तविक अध्ययन, आनुभविक अध्ययन और एक व्यवस्थित विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ा है। यानी राजनीतिक सामाजिकरण के माध्यम से हम व्यवस्थाओं का वास्तविक अध्ययन अपने अनुभव के आधार पर उसका व्यापक विश्लेषण कर सकते हैं। राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को काम है। इसके बाद जैसा कि अपन देख चुके हैं, राजनीतिक सामाजिकरण की जो प्रमुख एजेंसियां हैं, जिसमें हमने 6 प्रमुख एजेंसियां कह सकते हैं, हम साधन कह सकते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, जिसे परिवार। आमंडा पावेल ने परिवार को एक आवश्यक और एक महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि व्यक्ति जन्म परिवार में लेता है, बड़ा परिवार में होता है, तो परिवार से वो राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया की बात सोचता है। शैक्षणिक संस्थाएं, एलन आर बाल ने शैक्षणिक संस्थाओं का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको राजनीतिक सामाजिकरण की प्रमुख एजेंसी के रूप में स्वीकार किया है। कुलीन वर्ग
मित्र जो होते हैं, फ्रेंड्स जो होते हैं, जो कुलीग्स होते हैं, इन सब से भी राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कुलीन वर्ग यानी मित्र जो है, जो हमारा साथी है, जो हमारा दोस्त है, जो फ्रेंड है, वो भी राजनीतिक सामाजिकरण की एजेंसियों में अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। हम दोस्तों के साथ बैठते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो ये भी क्या है, राजनीतिक सामाजिकरण की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। कार्य अथवा नौकरी अनुभव, हम जब अपनी वर्क प्लेस पे जाते हैं, जब नौकरी करने जाते हैं, अपने अनुभव से बात करते हैं, अपने साथी लोगों से बात करते हैं, तो वो स्थान भी राजनीतिक सामाजिकरण का एक प्रमुख साधन है। जन प्रसार साधन, ल्यूशन पाई ने जितने भी जन प्रसार के साधन हैं, जितने भी मीडिया है, प्रेस है, समाचार पत्र हैं, मैगजीन्स हैं, टीवी है, इन सबको भी राजनीतिक सामाजिकरण की प्रमुख एजेंसी के रूप में दिखाई देते हैं। जैसा कि आज हम देखते हैं, हम निरंतर विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से हम कई चीज़ पढ़ते हैं, सीखते हैं, फिर अपने विचार बनाते हैं, जो राजनीतिक सामाजिकरण की एक प्रमुख एजेंसी के रूप में दिखाई देती है। राजनीतिक व्यवस्था से प्रत्यक्ष संपर्क, इस प्रकार राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में ये सभी तत्व जो ऊपर हमने गिनाए, परिवार है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारा वर्क प्लेस है, जो जन प्रसार के साधन हैं, तत्व कह लीजिए, साधन कह लीजिए, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके द्वारा ही राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया संभव हो पाती है कि लोग राजनीति के प्रति अपने झुकावों को प्राप्त करते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार होते हैं। हम अपने इंटरेस्ट से, हम जो भी व्यवस्था में काम होता है उसको अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं, हम आगे से आगे इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आते हैं। अब राजनीतिक सामाजिकरण की जो धारणा है उसकी बहुत अधिक निरंतर इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, महत्व बढ़ता जा रहा है। इस प्रक्रिया का अध्ययन, जिसके माध्यम से व्यक्ति न केवल सक्रिय राजनीतिक भागीदारी के दौरान बल्कि इससे भी पहले राजनीतिक मूल्यों को प्राप्त करता है। राजनीतिक सामाजिकरण का एक क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें उस प्रक्रिया का अध्ययन भी शामिल किया जाता है जिसके द्वारा राजनीतिक मूल्यों, उनके झुकावों, उनके दृष्टिकोणों और उनके विचारों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक ले जाया जा सकता है और उसे परिवर्तन भी होता है। जैसे परिवार में दादा के विचार, पिताजी के विचार हो सकता है, जो तीसरी पीढ़ी है उसके विचार में कुछ परिवर्तन आ जाए, लेकिन सीखता कहाँ से है? परिवार से सीखता है। आमंड ने इसके महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि राजनीतिक सामाजिकरण को राजनीतिक व्यवस्था का निवेश कहा गया है, इनपुट कहा है, मांग कहा है, जो नई पीढ़ी में मूल्यों को ले जाने की प्रारंभिक प्रक्रिया करता है और जो राजनीतिक भर्ती की प्रक्रिया के आधार पर देता है। इसलिए राजनीतिक सामाजिकरण के अध्ययन को आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण के अध्ययन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो राजनीतिक सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, जो धारणा है, सीखने की धारणा, ज्ञान प्राप्त करने की धारणा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने की चीज़ है। ये एक साधन के रूप में आज राजनीतिक विश्लेषण के अध्ययन में जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे विश्लेषक हैं, जो हमारे विचारक हैं, इस राजनीतिक सामाजिकरण की अवधारणा को निरंतर काम में ले रहे हैं। धन्यवाद।